कहता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो भाई हम इसके साथ ही, लोग तो कुछ कहेंगे ही, हम लोगों को कुछ आगे बढ़ना है। यहाँ अच्छे लोगों को भी बदनाम किया जाता है। हम लोग सीखे पढ़ रहे, सीखे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक गतिकी, रासायनिक गतिकी, यही चैप्टर है। राघव सीख के आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता या अनुक्ता में अंतर। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी, इस दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। पहला, सबसे पहला पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि कौन है? तो बता दे, यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर होता है और यह अभिकारक के अणु या परमाणुओं के मोल संख्या पर निर्भर है। यह क्या बेटा? यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर है। और ये क्या? यह अभिकारक के अणु या परमाणु, यह अभिकारक के अणुओं या परमाणुओं के मूल संख्या पर निर्भर है। पहला बात, एक एक पॉइंट दोनों क्लियर हो गया। यह अभिकारक के सांद्रण पर मात्रा पर निर्भर है, तब वेग व्यंजक प्राप्त होगा। अभिकारक के सांद्रण से ही ना वेग व्यंजक बनता है, और वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रण पर जो पावर होता है उसी के योग को ना कोटि कहते नहीं आता था। R बराबर K गुना A पर पावर कुछ X हो गया, B पर पावर Y हो गया, तो कोटि क्या है? यही ना कोटि। N बराबर क्या होता था? इस सांद्रण पर जो पावर होता था उस दोनों का योग A प्लस B बना उत्पाद। ये X है, ये Y है। जबकि आणविकता क्या है? आणविकता यहाँ पर क्या होता है? रिएक्शन X और Y का योग। लेकिन ये क्या है? इसका अणु का संख्या है। और यहाँ क्या है? ये कोटि क्या है? अभिकारक के सांद्रण पर जो पावर है उसका योग है। इसलिए कह रहा कोटि क्या है? अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर है। आणविकता क्या है? अभिकारक के अणु या परमाणु या आयन के मोल संख्या के बराबर है। दूसरा, यह प्रायोगिक मान है, यह प्रयोग से प्राप्त होगा। यह प्रायोगिक मान है और बेटा यह सैद्धांतिक मान है, यह प्रूव करने से प्राप्त हो जाएगा। यह सैद्धांतिक मान है, प्रायोगिक नहीं। तीसरा बेटा, इसका मान शून्य, पूर्णांक और भिन्न हो सकता है, और भिन्नांक मैंने परमय में भिन्नांक हो सकता है। इसका मान शून्य भी होगा, पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी हो सकता है। जबकि जान लो आणविकता में इसका मान शून्य और भिन्नांक नहीं हो सकता है। यह केवल पूर्णांक मान है बस, यानी इसका मान 1 2 3 हो जाएगा स्पेशली।
1/2, 2/3 ये सब नहीं होगा। चौथा बेटा है, इसका मान 3 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका मान 3 से अधिक भी हो सकता है, और इसका मान है, इसका मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है। कोटि का मान 3 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन बेटा आणविकता का मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। एकदम जान लीजिए। कोटि का अगला पॉइंट इधर कोटि, इधर यहां देखो बोर्ड में ठीक से दिखाई पड़ेगा आणविकता, ठीक है। 5वां पॉइंट कोटि का क्या, यह प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रिया में होता है। इससे पहला वाला वीडियो जो दिए थे पता है, जो एक पद में संपन्न हो उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं, और जो एक से अधिक पद में संपन्न हो उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो यह कोटि जो है ना, यह प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रिया में होता है। लेकिन बेटा आणविकता में क्या है, यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया में होता है। एकदम रख लेना बात, यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया में ही होता है, जटिल में होता ही नहीं है। अब एक बात है, कहां पर कोटि और आणविकता दोनों का मान बराबर हो सकता है, कहां पे कोटि और आणविकता दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो एक बात, एक कंडीशन याद रखना बेटा, जटिल अभिक्रिया में कोटि का मान, जटिल अभिक्रिया में कोटि का जो मान है सबसे मंद यानी कम पद में दिया जाता है। जटिल अभिक्रिया में कोटि का मान सबसे मंद यानी कम पद में दिया जाता है। इसीलिए यहां पर कोटि और आणविकता दोनों का मान समान होता है। पूछेगा कि किन परिस्थिति में कोटि और आणविकता दोनों समान होता है, कहना होगा मंद पद में। जटिल अभिक्रिया में दो कंडीशन, चाहे जटिल अभिक्रिया हो वहां भी कोटि और आणविकता समान होगा, या मंद पद हो, धीरे होने वाला रिएक्शन हो, एक से ज्यादा पद में होने वाला रिएक्शन हो, वहां पर भी कोटि और आणविकता का मान समान होगा। देखो एक बात दिमाग में समझ लो, बच्चों के दिमाग में होता है जो इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा वही डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, ये सोच बैठ जाता है दिमाग में। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा सच्चाई होता तो क्वेश्चन जो नीट या जेई का है, नीट का जो क्वेश्चन है वो केवल इंग्लिश मीडियम में होता। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, वो इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। इसीलिए इस दिमाग से मानसिकता को हटा दो कि जो इंग्लिश मीडियम है वही डॉक्टर बन सकता है। और ये भी बात जान लो, एकदम दिमाग में रख लो कि नीट का 70% क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी से पूछता है। 70% क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी से पूछता है। जो विद्यार्थी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक एक थ्योरी कंप्लीट कर लिया, एक एक लाइन कंप्लीट कर लिया, एक एक क्वेश्चन बना लिया, उसका 100% नीट होगा या जेई होगा। इसलिए ये कुछ हम कोटा पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा पढ़ेंगे, ये सब बात मत रख लेना। जो पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ ही पढ़ा रहे हैं, तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, प्रत्येक वीडियो को देखो, उसके साथ कॉपी निकालो, जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखो और प्रैक्टिस करो, निश्चित तुम्हारा क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा।
हम सिंपली बता रहे हैं। तो भाई अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या क्या दिए? पहला, यह सांद्रण पर निर्भर है। दूसरा, ये मोल अणु या परमाणु की संख्या पर निर्भर है। यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर है। यह अभिकारक के अणु या परमाणु के मोल संख्या पर निर्भर है। यह अणु और परमाणु की संख्या पर निर्भर है। ये प्रयोग का मान है, ये सैद्धांतिक मान है। इसका मान 0, पूर्णांक और भिन्न में भी हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता और भिन्नांक भी नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णांक होता है। हाँ भाई, कोटि का मान 3 से भी अधिक हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। एकदम याद रखना है भैया। यह प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रिया में कोटि होता है, लेकिन आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया में होता है। जटिल अभिक्रिया में क्या है? कोटि का मान सबसे कम पद वाला मान होता है, सबसे मंद पद वाला मान होता है। ये दिमाग में रख लो कि जटिल अभिक्रिया में कोटि और आणविकता दोनों का मान समान होता है। अपने दिमाग में रख लेंगे। अब हम लोग समाकलित समीकरण की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अर्धायु। घबराना नहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चों, बहुत जल्द तुम्हारा क्लास भी अब एक वीडियो कल ही देने जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट चालू है, तो हो सकता है 12 का क्लास बंद ही रहे। लेकिन हम जब बंद रखेंगे क्लास तो इधर का महीना तो बढ़ा देंगे। और अब हम दिन में अब 1 शॉर्ट से 2 शॉर्ट देंगे, मात्र कल से परसों 2 वीडियो देंगे इंग्लिश मीडियम का और कंप्लीट कर देंगे। और आपका भी आज और एक और वीडियो देना है, 1 से 2 वीडियो आपका भी हिंदी मीडियम में देना है और ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है। कल से परसों तक में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे इसमें, दोनों मीडियम का। ये अब एक टर्म है अर्ध आयु, थोड़ा सा जान लें तब आगे चलेंगे। अर्ध आयु ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ लिखो या हाफ लाइफ टाइम लिखो, हाफ लाइफ टाइम लिखो, एक ही बात है। इसको दर्शाएंगे कैसे? टी लिख के हाफ लिख देंगे, इसको इसी से दर्शाएंगे भाई। अर्ध आयु क्या है? तो बेटा, जितना समय में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आधा हो जाता है उसे अर्ध आयु कहते हैं। जैसे 1 किलो आटा से हम रोटी बनाना शुरू करें तो जितना टाइम में 1 किलो आटा आधा किलो में बदल जाता है उस समय को अर्ध आयु कहते हैं। यानी 1 किलो आटा का रोटी बनाना है, अगर मान लीजिए कि 40 मिनट में रोटी बन जाएगा तो भाई आधा किलो होने में कितना टाइम लगा? मान लीजिए कि 40 मिनट में आधा हो गया, तो जितना टाइम में आधा रोटी बन गया, आधा आटा रोटी में कन्वर्ट हो गया 40 मिनट में। अगर पूरा 40 मिनट में होता है पूरा और 20 मिनट में आधा बन गया तो 20 मिनट उसका क्या हो गया? अर्धायु। जितना समय में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आधा हो जाता है उसे अर्धायु कहते हैं। एकदम दिमाग में रख लीजिए। प्रारंभिक सांद्रण समझ रहे हैं ना क्या? जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो उस समय अभिकारक के सांद्रण को प्रारंभिक सांद्रण कहते हैं। यानी वहां पर टाइम बराबर 0। अभिक्रिया प्रारंभ नहीं है, इसका मतलब क्या है बेटा? समय 0 है, अभी शुरू नहीं किया है। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो उस समय जो अभिकारक का सांद्रण होता है उसे प्रारंभिक सांद्रण कहते हैं। और जितना समय में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है उसे अर्ध आयु कहते हैं। यहाँ देख, एकदम दिमाग में रखो। पहले प्रारंभिक सांद्रण देखो, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, इसका परिभाषा भी जानना जरूरी है। यहाँ दिखाई पड़ेगा ना, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, एकदम दिमाग में रख लो। इसको सूचित करेंगे R0 से, यानी इनिशियल कॉन्क यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका परिभाषा एकदम देख लो बेटा कि जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो अर्थात समय t बराबर 0,
समय शून्य हो तब अभिकारक का जो सांद्रण होता है उसे अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण कहते हैं। इसे R0 से दर्शाते हैं। इससे बेटा अभिकारक से बनता है उत्पाद R से बना P। कारण है जब टाइम का मान 0 तो R का सांद्रण हो जाएगा R0, और यही R0 क्या है? अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। एकदम ये दिमाग में रख लेना। जब समय का मान 0 उस समय जो अभिकारक का सांद्रण होता है उसे अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण कहते हैं। अब आइए, जितना समय में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है उसे उस समय को अर्ध आयु कहते हैं। इसे T½ से सूचित करते हैं। जितना समय में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है उस समय को अर्ध आयु कहते हैं। इसे T½ से सूचित करते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह बेटा R से बना P। अगर टाइम यहाँ 0 तो R का मान क्या हो गया बेटा? R0। इस R का मान यदि यहाँ ध्यान कंडीशन कि यदि T बराबर 0 हो तो R का जो मान होगा क्या होगा बेटा? R0 होगा। अभिकारक का सांद्रण क्या हो गया? R0 होगा। लेकिन यदि T बराबर T½ हो तो R का मान क्या हो जाएगा? प्रारंभिक सांद्रण का आधा। R बराबर क्या होगा? R0/2 होगा। एकदम ध्यान देना। जितना समय में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाए, R0 का आधा हो जाए, 2 हो जाए, R0/2 हो जाए, उस टाइम को क्या कहते हैं बेटा? T½ एकदम समझ में आ गया होगा। इसको हटा रहे हैं, इसको। तो जितना समय में, यानी इसका मतलब बेटा T बराबर T½ इसका मतलब क्या हुआ? अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाएगा? अभिकारक का जो सांद्रण होगा वो क्या होगा? अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण बाय 2, यानी R का मान क्या हो जाएगा बेटा? R0/2। कब? जब T बराबर T½ हो जाए तब। पर यहां तक दिमाग में आ गया। अर्ध आयु क्या? क्लियर हो गया। जितना समय में अभिक्रिया का अभिकारक का सांद्रण, जितना समय में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं, T½ कहते हैं। चलो क्लियर है। यहाँ तक 2 चीजें भी बताएं, एक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, और दूसरा अर्ध आयु। एकदम रासायनिक बलगति की चैप्टर दोबारा प्रैक्टिस हो रहा है। इसके बाद का चैप्टर क्या चालू करें? कुछ बच्चा आज बोल रहा था कि ठोस अवस्था चालू कीजिए, सॉलिड स्टेट। तो हो सकता है ठोस अवस्था ही चालू कर देंगे, जो आप लोग चाहिएगा।
और दिसंबर से ऑर्गेनिक चालू करेंगे ताकि तब तक अच्छा रहेगा, ताजा रहिएगा। और अब हम चालू करने जा रहे हैं समाकल वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में समाकलित वेग समीकरण, समाकलित का मतलब समझ लीजिए इंटीग्रेशन। जी मैथ में पढ़े होंगे आप। जाता है तू कहाँ रे बाबा, जाता है तू कहाँ, सुन प्यारे रुक जा रे, तो वीडियो को देख के मजा ले ले। जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ रे बाबा, जाता है तू कहाँ। रात को 11 बजने वाला है, आपके सामने 11:15 और हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं रात का टाइम है, जाओगे कहाँ, थोड़ा मेहनत कर लो। तू कहाँ, तो अभिकारक से बनाओ पाक, अर्थ से बना पी, एकदम कंप्लीट है। कोटि का मान क्या है? शून्य। तो यहाँ वेग नियम से पहले सबसे पहला आर बराबर क्या लिखोगे? माइनस डी आर बटे डी टी, और दूसरा प्लस डी पी बटे डी टी। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद पढ़े, यानी आर बराबर माइनस डी आर बटे डी टी, फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। बहुत अच्छा बात है। वेग नियम से, वेग नियम से बेटा आर बराबर क्या होगा? वेग स्थिरांक के इंटू अभिकारक सांद्रण और पावर कोटि, जान ही रहा है। और कोटि का मान क्या है? शून्य कोटि। यहाँ पे जो कह रहा है कि कोटि का मान यानी n का मान क्या है बेटा? शून्य। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? आर बराबर के गुना अभिकारक के सांद्रण पर पावर शून्य, सेकेंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो गया? आर के बराबर ये और आर के बराबर ये दोनों वैल्यू क्या होगा? बराबर क्या हो गया? माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर पर पावर 0, और किसी पर पावर 0 हो इसका मान क्या होता है? 1। अब जान ही रहे, तो बेटा यहाँ मान आ गया के इंटू 1। क्यों भाई? कि किसी पर पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो क्या 1, इसका मान 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं डी आर बाय माइनस डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि दिस इंप्लाइज दैट। अब माइनस डी टी को यहाँ ले आए तो क्या आ गया? डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। दोनों तरफ समाकलन, यानी इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करके देख लें दोनों तरफ। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, सिस्टम से चल रहे हैं। आइए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। डी आर का इंटीग्रेशन कर लिया और माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन किया। पढ़े होंगे आप लोग मैथ में कि डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आएगा एक्स, केवल एक्स। पढ़े होंगे या इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, आप पढ़े होंगे, निश्चित पढ़े होंगे। और ये भी पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन के इंटू डी टी, डी एक्स होगा तो यहाँ पे दूसरा मान पढ़े होंगे कि क्या? कांस्टेंट। तो आप पढ़े होंगे बेटा, हो जाएगा कि माइनस के इंटू एक्स प्लस कुछ समथिंग दिया होगा, इसमें ये क्या होगा? समाकलन स्थिरांक। पढ़े होंगे आप लोग, समाकलन नियतांक। जबकि कांस्टेंट, कांस्टेंट के टर्म में इंटीग्रेशन निकाला हो गया तो ऐसा निकला होगा। ये चिन्ह समझ रहे हैं? चिन्ह का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब था जोड़ना, छोटा छोटा चीज को जोड़ना। मैथ में पढ़े होंगे
ये तो मैथमेटिक्स का चीज है, मैथ का चीज है, ये मैथ का चीज है, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ मैथ वाला काम करेंगे बेटा। तो डी आर का इंटीग्रेशन हुआ तो क्या बन गया आर, यह कांस्टेंट टर्म है, तो जैसे कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे तो क्या, यह माइनस है, तो माइनस के टी प्लस आई, एकदम समीकरण नंबर 3। और यहाँ लिख लेना जहां जहां बेटा एकदम उसी तरह आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन नियतांक है। आप कह सकते हैं बाबू, आप एकदम फ्री हैं, बिंदास हैं, और आप हमारे सामने कह सकते हैं कि सर एक बात कहें, आई हमने लिखी है, सी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैथ में तो सी लिखता है, हाँ मैथ में सी लिखता है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो आर का मान क्या आ गया, माइनस के टी, डी आर का इंटीग्रेशन आर, और माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन माइनस के इंटू टी प्लस समाकलन नियतांक, इतना माना गया। थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलना, इसको प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, यही बात है बेटा। हाँ, पढ़ने का थोड़ा मजा लीजिए, और इंग्लिश वाला जो इंतजार कर रहा है ना, उसका भी मजा लीजिए, थोड़ा सा इंतजार इंग्लिश मीडियम के लिए। बहुत जल्दी कल एकदम एक शॉट, बहुत लंबा शॉट देने जा रहा हूं, दिन में ही, सुबह ही आ जाइए, देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आ गया मान r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, समीकरण 3, आई क्या है, समाकलन नियतांक कांस्टेंट। ये भैया क्या, यदि t बराबर 0 हो जाए तो, अब बताइए t का मान 0 हो जाए तो आप क्या पढ़े, अगर t 0 हो जाए तो r का मान क्या होगा, r 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलिए आप, जी सब हो जाएगा। अगर t का मान 0 हो जाए तो ये r का मान, समझिए अभी क्रिया चालू नहीं है तो r का मान r 0 होगा, यानी प्रारंभिक सांत्वरण हो जाएगा। करके देखते हैं, r का मान r 0 हो जाएगा का, जब t का मान 0 हो जाएगा, और t का मान 0 से गुणा किए, बोलिए ना क्या आ गया, माइनस के गुना 0, तो बोलिए आई का मान क्या निकला, r0, यानी समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक का मान, कांस्टेंट का मान क्या निकला, अभिकारक का प्रारंभिक सांत्वरण r0। अब देखिए कहेंगे कि i का मान r0 समीकरण 3 में रखने पर, इस मान को हम यहां पुट करते हैं, i का मान लिखा जाए, आइए आई का मान रखते हैं, लिखते हैं आई का मान, आई मतलब समाकलन नियतांक का मान, समीकरण 3 में रखने पर, रख दीजिए भैया, क्या गया, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, 3rd समीकरण, और आई का मान क्या आया, r0, आई तो कांस्टेंट है, t का मान कुछ भी हो जाए, आई का मान तो हमेशा वही रहेगा, r0। अब बताइए ये के टी माइनस में जरा के क्या होगा, बोलो ना भैया, प्लस में होगा, इधर आके बचा क्या r0, तो के टी बराबर क्या हो गया, r0 माइनस r, आ गया रे, आ गया फलमा, आ गया। और भैया शून्य कोटि के विक्रिया में के टी बराबर क्या निकला, r0 माइनस r। बताओ जी, अगर के निकालना है क्या निकालोगे, के बराबर क्या होगा, r0 माइनस r बाय टी, के क्या है, वेग, क्या करे भाई, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, तो जानते हो क्या हो रहा है, ब्लूटूथ का माइक खुल रहा है, थोड़ा सा कष्ट है, अभी गरीब है, तुम्हारे साथ बहुत गरीब आदमी है, थोड़ा कष्ट से पढ़ा है, तुम लोग का सहयोग रहेगा तो ठीक ठाक बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ओहो
इतना तकलीफ देगा रे भाई। इसमें लगाते, देखिए ये कह रहा है कि सीना चीर के दिखा दो, तो चीर के दिखा दिए। केमिस्ट्री इसमें है कि नहीं? केमिस्ट्री तो है ही भाई, क्योंकि मेरा जीवन ही केमिस्ट्री है। देखो भैया, तो फिर क्या है, वेग या दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट का मान क्या निकला, r0 माइनस r बटे टी, किसमें, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। लेकिन t बराबर बेटा क्या निकला, r0 माइनस r बटे के। ये t क्या है, औसत समय, औसत समय। लेकिन यदि यहीं पर दिया जाए, यदि t बराबर t हाफ हो जा, यानी t का मान t हाफ कर दे, तो r का मान क्या होगा, r0 बटे 2 होगा। इससे पहले बोर्ड में समझाए थे यहाँ पर कि नहीं आज, यदि t का मान t हाफ हो, कब, जब r का मान r0 बटे 2 होगा। अब आइए इस t को बेटा कहते हैं t हाफ, तो यहाँ क्या होगा, r0 माइनस इस r का मान क्या बदल जाएगा, r का मान हो जाएगा r0 बाई 2 बटे यहाँ के तो ये है, यहाँ 1 है। अब भिन्न का घटाव निकालो, भिन्न का घटाव किसको नहीं आता है, 2, ये तो ये है, 1 से भागा दिए 2 r0 माइनस 2 खत्म r0। बताओ बेटा t हाफ का मान क्या निकला, 2r0 में r0 गया, r0 बटे 2 के, t हाफ का मान क्या निकल गया, r0 बटे 2 के, यानी अर्ध आयु बराबर क्या निकल गया, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण बटे 2 गुना वेग स्थिरांक। तो इस तरह से हम तीनों फॉर्मूला निकाल लिए, किसमें, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। देख लिया ना, तीनों बात आ गया। तो एक साथ तीनों को हम रख देते हैं बेटा, तीनों बात को एक साथ रखते हैं। क्या देखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या क्या है, पहला k गुना t बराबर r0 माइनस r, पहला फॉर्मूला। दूसरा k बराबर क्या आ गया, r0 माइनस r बटे t। तीसरा क्या हो गया, t बराबर r0 माइनस r बाई के। चौथा क्या हो गया, t हाफ बराबर r0 बाय 2 इंटू के। क्लियर, एकदम कंप्लीट। हाँ, जहां क्या क्या लिख सकते हो, जहां क्या था बेटा, के बराबर वेग या दर स्थिरांक, r0 अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण मात्रा, देखते जाओ, r बराबर अभिकारक का अंतिम सांद्रण, चलो भैया, t बराबर औसत समय, t हाफ बराबर अर्ध आयु, और इसके साथ ही हम लोग वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण बता दिए। कल इस पर न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, और कल प्रथम कोटि की देखेंगे। ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्लास और लेंगे और आपका खत्म कर देंगे, समझे ना। थोड़ा मेहनत किया कीजिए जी। कल मिलते हैं हम लोग अपने समय पर। धन्यवाद।